हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे बेंथम। बेंथम के जो विचार हैं रूसो के बाद के हैं। हमने पढ़ा है कि ये 1800 जो सदी है उसमें आ गए थे, तो ये वर्तमान के काफी करीब आ चुके थे। लेकिन इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि बेंथम की लिखी हुई प्रत्येक बात जो उपयोगिता पर ही आधारित है उससे ही समस्त विचार किए जाते। माना कि ये सिद्धांत काफी उपयोगी सिद्धांत है और उपयोगी सिद्धांत जो है उपयोगिता के आधार पर जो उन्होंने दिया उसकी विशेषताएं हम लोग काफी पढ़ चुके हैं, तो वो बहुत ही बेहतर सिद्धांत है। और उन्हीं सिद्धांतों को जो 8 पॉइंट के माध्यम से हमने पढ़ा था, तो उसी के क्रम में हम अगला पॉइंट जो पढ़ने जा रहे हैं वो है नंबर 9, आनंद मापक पद्धति। कि जैसा बेंथम ने समझाया कि उपयोगिता का अर्थ है आनंद और अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही उपयोगिता का आधार है। इसे नापने के लिए उन्होंने एक मापक पद्धति का सहारा लिया कि उपयोगिता को नापा जा सकता है कि कौन सी चीज कितनी अधिक उपयोगी है और कितनी कम उपयोगी है। तो उन्होंने कुछ आधार बताए बेंथम ने, और उन आधारों के माध्यम से हम किसी भी चीज की उपयोगिता को आसानी से नाप सकते हैं, ऐसा बेंथम का मानना है। तो उन्होंने इस आनंद मापक पद्धति में कुछ शब्द बताए, 7 मुख्य आधार बताए जिसके माध्यम से उपयोगिता को या सुख को नापा जा सकता है। वो आधार है नंबर 1, तीव्रता। तीव्रता का अर्थ है कि किसी भी चीज को जिसे हम सुख कह रहे हैं, जिसे हम उपयोगिता के रूप में देख रहे हैं, वो कितनी तीव्रतम गति से हमें सुख पहुंचाने का प्रयास कर रही है। बहुत तेजी से पहुंचा रही है या उसकी गति काफी धीमी है। इस चीज से हम ये निकाल सकते हैं रिजल्ट कि वो सुख हमें कितना दे रही है, तीव्र, ज्यादा या कम। दूसरा उन्होंने जो आधार बताया वो है अवधि, कि जो भी सुख या उपयोगिता है उसकी अवधि कितनी है। क्या लंबे समय तक वो हमको सुख का अनुभव करा रही है या वो सुख का अनुभव क्षण भर के लिए है, बहुत ही कम समय के लिए है। तो ये अवधि डिसाइड करती है। तीव्रता के साथ साथ अवधि की यदि लंबी है तो वो हमें सुख के काफी करीब पहुंचा सकती है, और यदि अवधि कम है तो वो हमें दुख देगी। ऐसा अवधि कम है तो दुख की मात्रा अधिक होगी, सुख की मात्रा कम होगी। उसके बाद में वो बताते हैं बेंथम कि निश्चितता, कि जिस चीज को हम उपयोगी मान रहे हैं, जिस सुख का हम अनुभव कर रहे हैं, वो निश्चितता है या नहीं, कि अनसर्टेन है। कि जैसे हम रिजल्ट देखते हैं किसी चीज का, कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो रिजल्ट निश्चित होता है कि हमें ये मकान बनवाना है या हमें इतनी पढ़ाई करनी है, तो इसका निश्चित रूप से ये रिजल्ट आएगा। तो यदि बेहतर रिजल्ट पाना है तो उसमें निश्चितता का होना अति आवश्यक है। ऐसा बेंथम का मानना है कि मुख्य आधार निश्चित हो, कि वो निश्चित रूप में हमें ये प्रतिफल देगा कि आज हमने जो चीज बोई है वो आने वाले समय में हमें फल के रूप में निश्चित रूप से इतनी मिल जाएगी। तो ये निश्चितता होनी आवश्यक है। ये भी उपयोगितावाद का एक मुख्य आधार है। अगला उन्होंने बताया निकटता। निकटता का अर्थ कि जिस सुख का हम अनुभव कर रहे हैं या जिस दुख का हम अनुभव कर रहे हैं वो कितनी निकट है और कितनी दूर है। यदि सुख का अनुभव हम करीब से कर रहे हैं तो सुख की मात्रा अधिक होगी। यदि हम दुख का अनुभव निकट से कर रहे हैं तो दुख की मात्रा अधिक होगी। तो हम इस प्रभाव की बात करते हैं कि जो भी सुख या दुख है वो कितना निकट है
और कितना दूर है, ये भी एक सुख और दुख का एक मापक स्केल है कि उसमें ये निकटता भी एक मुख्य आधार बनता है। अगला आधार के रूप में उन्होंने बताया उत्पादकता। उत्पादकता का अर्थ ये है कि जिस सुख का हम आज अनुभव कर रहे हैं, आज हमने एक मीठा फल आम का खाया, तो क्या हम उसको आज उगाएं तो उसका प्रतिफल निश्चित हमें मिलने वाला है, लेकिन क्या उत्पादकता एक की जगह एक ही मिलेगी या बहुत सारे हमें मीठे फल मिलने वाले हैं? तो इस उत्पादकता को भी सुख का या उपयोगिता का आधार बनाया जा सकता है। आधार होता है कि उत्पादकता कितनी है, कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसकी उत्पादकता कितनी है। अगला आधार उन्होंने बताया विशुद्धता, कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो शुद्ध भी है या नहीं है। यदि शुद्धता है तो उसकी सीमा क्या है, कि जैसे जब भी हम किसी सोने की बात करते हैं तो कि इतनी महंगी चीज सोना जब हम खरीदते हैं तो उसे कड़ी परीक्षाओं से गुजरना होता है कि सोना शुद्ध है या नहीं। और यदि हम पीतल खरीद रहे हैं तो उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, हाँ एक पीतल है, ठीक है। तो विशुद्धता यानी शुद्धता की वहीं भी कसौटी होती है, उपयोगिता की कसौटी होती है, उसे बार बार कई परीक्षणों से गुजरना होता है, तब भी वो शुद्ध सोना माना जाता है। तो यही है मुख्य आधार जो बेंथम बताना चाहते हैं सुख के लिए, कि सुख विशुद्ध होना चाहिए, पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। अगला और अंतिम जो स्केल है उनका, वो पैरामीटर है विस्तार, कि आज जिस सुख का अनुभव हम कर रहे हैं उसे हम कितने लंबे समय तक उसका अनुभव कर सकते हैं, उसे कितना विस्तार दे सकते हैं। तो वो भी एक पैरामीटर निश्चित होना चाहिए कि सुख का आधार विस्तृत है या नहीं। कि इन सातों पॉइंट को, जो स्केल उन्होंने बताया, आनंद मापक पद्धति जो उन्होंने बताई, कि इन सातों पॉइंट को नंबर दें, कि जैसे हमने एक एक को 5-5 नंबर दिए कि 5 में से आपको नंबर देने हैं, तो जो नंबर आप देते हैं, नंबर का टोटल यदि सुख की तरफ बढ़ता है तो आपको वो कार्य करना है, और यदि नंबर दुखों की ओर ले जाता है तो आपको वो कार्य नहीं करना है। तो यही है बेंथम की आनंद मापक पद्धति। बेंथम ने इस पद्धति के निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक बताया कि ये 7 बातें तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता या दूरी, उत्पादकता, विशुद्धता व विस्तार, ये सभी बातें सुख और दुख को नापने के लिए आवश्यक है। इनसे मिलने वाले सुख या दुख का प्रभाव कितने व्यक्तियों पर पड़ने वाला है और व्यक्ति के लिए कौन सा कार्य करना उपयोगी होगा, इसके लिए उपयुक्त 7 आधारों को अंक देकर अधिक अंक वाला कार्य अपनाना होगा। बेंथम ने अपनी कोटेशन के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया कि समस्त दुखों के समस्त मूल्यों को एक ओर तथा समस्त दुखों के समस्त मूल्यों को दूसरी ओर एकत्रित कर लेना चाहिए। यदि एक दूसरे में से घटाकर सुख शेष बचता है तो अमुक कार्य करना ठीक है, लेकिन शेष दुख रहे तो समझ लेना चाहिए कि अमुक कार्य करना ठीक नहीं है। तो इस तरीके से बेंथम ने इस आनंद मापक पद्धति के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया है कि कौन कौन से कार्य हमको करने चाहिए सुख या दुख के। अगली जो बात है वो है सिद्धांत उपयोगिता एक कसौटी, कि कसौटी के रूप में हम उपयोगितावाद के सिद्धांत को अपना सकते हैं, जहां पर ना तो कोई नैतिक नियम है, ना कोई प्राकृतिक नियम है, ना कोई वैधानिक नियम है। इन सब नियमों को हटाकर यदि ना कोई अंतरात्मा का नियम है और ना ही कोई देवात्मा के कोई नियम है, इन सब को यदि हम साइड कर देते हैं तो हमारे समक्ष क्या बचता है, एक ही आधार बचता है और वो है उपयोगिता का आधार।
तो ये कसौटी होनी चाहिए, ऐसा बेंथम का मानना है कि मुख्य रूप से यदि एक कसौटी के रूप में हम इस उपयोगितावाद को अपनाते हैं तो वो सिद्धांत हमारे लिए काफी बेहतर होगा और उपयोगिता ही एक कसौटी के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होगी। बेंथम ने कहा है कि उपयोगितावाद के सिद्धांत के द्वारा प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक न्याय जैसे अस्पष्ट और अमान्य सिद्धांतों में विश्वास नहीं करना चाहिए। बेंथम ने अच्छाई और बुराई के लिए भी निर्णायक रूप में अंतरात्मा या नैतिक भावना के सिद्धांत को अस्वीकार कर उपयोगितावाद का समर्थन किया, जिसमें उसने अच्छाई और बुराई की जांच के लिए एक कसौटी बनाई जो वस्तुनिष्ठ है, जो प्रामाणिक है, जो पूर्णतः स्पष्ट और सरल है। तो बेंथम का मानना था कि ये जो उन्होंने आनंद मापक पद्धति बताई है, इस विधि से यदि हम सुख और दुख का अच्छे कार्य जो करने योग्य हैं उनका हम एक बना लेते हैं, कार्य करने की एक सीमा या चेष्टा बना लेते हैं कि इस कार्य को करना है, तो इस उपयोगिता में कहीं भी प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक जो कानून होता है या अंतरात्मा की बात या नैतिकता की बात जो हम करते हैं उसमें कोई प्रामाणिकता होती ही नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें अदृश्य हैं, हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन उपयोगितावाद एक ऐसी प्रामाणिक चीज है जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और जिसका प्रयोग करने के बाद हम ये पूर्णतः कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये तथ्य प्रामाणिक रूप से सत्य है, इसलिए हम इस कार्य को कर रहे हैं। तो यहाँ समाप्त हुआ बेंथम का उपयोगितावाद, जो 10 पॉइंट्स के माध्यम से हमने पूर्ण किया। अगला जो कार्य है वही हमारा कॉमन सेम कार्य आलोचना है कि प्रत्येक सिद्धांत की आलोचना होती है और उस आलोचना के बाद निकलता है एक नवीन परिष्कृत सिद्धांत, जिसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते नए नए रूप में पढ़ते जा रहे हैं। तो बेंथम भी आलोचनाओं का भागीदार बना और उसकी पहली आलोचना है अत्यधिक सरलीकरण, कि क्या उपयोगिता इतनी सरल है? क्या उपयोगिता जैसा जो तथ्य उसने दिया बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन क्या वो इतना सरल है कि ना हम प्राकृतिक कानून को मानेंगे, ना प्राकृतिक न्याय को मानेंगे, ना हम अंतरात्मा जैसी कोई चीज को मानते हैं, तो ये सब बेकार की चीजें हैं, इनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ये कहना बहुत ही गलत है। जिस ईश्वर की हम कृति हैं, जिस ईश्वर ने हमको बनाया है, तो ईश्वर ने हमें प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए ही हमें वो सारी चीजें दिलाई जिसकी हमें मुख्य आवश्यकता थी, और बाकी उसने हमको बुद्धि और बल दिया जिससे हमें जो चाहिए वो चीज हम ले लें। ऐसा सामान्य रूप से देखा जाता है और यही एक सामान्य अधिकार है कि मनुष्य को इतना अच्छा, इतना बुद्धिमान क्यों बनाया ईश्वर ने, कि उसने उसे बल और बुद्धि इसीलिए दी कि जो वो चाहे वो उसे प्राप्त कर सके। लेकिन हम उसे प्राप्त करने की होड़ में ईश्वर को नहीं झुठला सकते। माना वो हमें दिखाई नहीं देता है, माना कि नैतिकता जैसे नियम एक सामान्य नियमों से कहीं परिष्कृत रूप में हमें मौजूद है, लेकिन वो दंडकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इन सब को दूर करके इस केवल एक उपयोगिता के सिद्धांत को मान ले तो वो अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। यदि इतना अधिक सरलीकरण हो जाता तो जो सैनिक सीमाओं पे काम कर रहे हैं, क्या वो उपयोगिता के आधार पर काम करते? इतना अधिक सरलीकरण जो बेंथम ने बताया वो कहीं भी ठीक प्रकार से नजर नहीं आता। तो बेंथम का मानना था कि उपयोगिता का अत्यधिक जो सरलीकरण उसने किया वो नैतिकता की पूर्ण उपेक्षा है, क्योंकि उपयोगिता कभी कभी अनैतिक भी हो सकती है। यदि देश के सैनिक या देशभक्त सदैव उपयोगिता के आधार पर कार्य करें तो देश का क्या होगा। अगला
अगली आलोचना है निम्न कोटि का भौतिकवाद। इसका अर्थ ये होता है कि जिस भौतिकवाद को हम आज देख रहे हैं, काफी अधिक रूप में ये मान्य कहला सकता है और काफी अधिक रूप में इसकी मान्यता मौजूद है। माना कि हम जीवन को बेहतर बनाने के लिए भौतिकतावाद को काफी अपना रहे हैं, काफी हद तक अपना रहे हैं, लेकिन भौतिकवाद को इतना उच्चता पे ले जाना और अंतरात्मा की आवाज को या ईश्वर की आवाज या जो भी हमारी मौजूद परिस्थितियां हैं उसकी मांग को साइड करके, दूर हटा के हम केवल भौतिकतावाद को उच्च स्थान पर नहीं ला सकते। तो इसलिए ये निम्न कोटि का भौतिकवाद जिसकी बेंथम ने परिकल्पना की, वो कहीं ना कहीं आलोचना के लायक है। आलोचकों का मानना है कि बेंथम ने आत्मा व अंतरात्मा जैसी चीजों को कोई मान्यता नहीं दी। वह तो केवल इंद्रियों और भावनाओं के सुख दुख को ही निर्णायक मान बैठा है कि केवल भावनाएं और सुख दुख या उपयोगिता ही सबसे महत्वपूर्ण नहीं होती। जो इंद्रियों की वजह से हम जिस सुख का अनुभव करते हैं वो सुख हमें वास्तविकता सुख के हमें ज्यादा करीब जाना चाहिए। इंद्रिय सुख के हम इतने करीब जाकर अपने आप को भ्रम की स्थिति में डाल देंगे। अगली आलोचना है गलत मानसिकता, कि जिस मानसिकता को बेंथम फैला रहा है कि सुख दुख ही दो स्वामी हैं जिसके माध्यम से हम जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। सुख मिल रहा है तो हमको ये कार्य करना है और सुख नहीं मिल रहा तो वो कार्य नहीं करना है। उपयोगिता ही वो महत्वपूर्ण चीज है जिसकी वजह से हम अपने कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। तो ये जो मानसिकता उसने लोगों में भरी, उसके लिए बहुत सारी चीजें पीछे छूट जाती है। उसका हम नंबर 1, 2, 3 करके वर्णन करेंगे कि क्या है ये गलत मानसिकता जो बेंथम समाज में फैलाने की गलती कर बैठा है। तो उसमें से पहली जो बात है वो है विवेकशील प्राणी को भावनाओं से पूर्ण मुक्त होना पड़ेगा। कि जो व्यक्ति विवेकशील है, विवेकशील प्राणी को भावनाओं से मुक्त करके उपयोगिता के आधार पर समस्त कार्यों को करना होगा। तो इतनी सारी जो भावनाएं हैं हमारी, जैसे ममत्व है, सहयोग है, परोपकार है, दया है, ये सारी चीजें जो हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई हैं, इनसे, इन बंधनों से हम अपने आप को मुक्त रखेंगे, तभी ये कार्य हो पाएगा। तो ये गलत मानसिकता का जो प्रभाव है उसको बेंथम देखने में अनभिज्ञ रहा। दूसरी बात जो है, बेंथम ने व्यक्तिगत हित को प्रधान बना दिया और सामाजिक हित को गौण बना दिया। कि सुख तो एक व्यक्तिगत चीज है कि जिस कार्य को करने में हमें सुख मिल रहा है वो कार्य करना है, और जिस कार्य को हमें सुख मिल रहा है, दूसरों को दुख मिल रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो सामाजिक हित की भावना है, उसकी ये जो बात उसने फैलाई वो बात बिल्कुल गलत है। तो हमें सामाजिक हित को प्रधान रखते हुए अपने निजी हित को उसमें शामिल करना चाहिए, जबकि ये गलत मानसिकता लोगों में भर रहा था बेंथम अपने विचारों के माध्यम से कि व्यक्तिगत सुख ही सर्वोपरि होता है। तो यहाँ भी वो भूल कर चुका है। अगली आलोचना की तरफ हम बढ़ते हैं। तो व्यक्तिगत व सामाजिक हित में कभी कोई सामंजस्य नहीं हो सकता। कि जब हम व्यक्तिगत हित की बात करते हैं या फिर हम सामाजिक हित की बात करते हैं, तो इन दोनों में सामीप्य होना, सामंजस्य स्थापित होना एक बहुत बड़े विचार को जन्म देता है। जबकि सामान्य आम जनता में जब हम देखते हैं इस विचार को, तो व्यक्तिगत हित ही सर्वोपरि माना गया है और निजी हित की कहीं ना कहीं बहुत आलोचना की जाती है। और इस निजी हित को सामाजिक हित में मिलाना ही एक श्रेष्ठ समाज की रचना करना है, जिसको बेंथम समझने में भूल कर बैठा था। अगली गलत मानसिकता है
कि समाज व इतिहास को छोड़ देना संभव नहीं, कि समाज और इतिहास भरा पड़ा है इन बातों से कि व्यक्ति ने उपयोगिता के आधार पर नहीं, कई बार भावनाओं को उच्च स्थान पर रखते हुए, नैतिकता को उच्च स्थान पर रखते हुए बहुत सारी मिसालें पेश की हैं। जैसे पन्नाधाय का जो हम देखते हैं, पन्नाधाय का जो उपकार था, अपने राजभक्ति जो की थी, वो उपयोगिता के आधार पर नहीं थी। उसका आधार उपयोगिता कदापि नहीं था, वो उसकी जो शक्ति थी जिसका प्रदर्शन उसने किया था। या हम देखते हैं बहुत सारे उदाहरण हैं, केवल एक नहीं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो इस मानसिकता के विरुद्ध जाकर हमें ये बताते हैं कि समाज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उपयोगिता से ज्यादा समाज और समाज के रिश्ते अधिक महत्वपूर्ण हैं। और उन्हीं महत्वपूर्ण रिश्तों की वजह से, उन्हीं अन्योन आश्रिता की वजह से हम उपयोगिता को कम महत्व देते हैं, उन रिश्तों को बचाने के ज्यादा महत्व हम देते हैं। तो इस मानसिकता को भी समझाने में बेंथम भूल कर बैठा है। अगली आलोचना है सुखों में गुण विषयक कर्म की उपेक्षा या अवहेलना। बेंथम ने सुख व उपयोगितावाद को महत्वपूर्ण स्थान देकर कहीं न कहीं कर्म की पूर्णतः अवहेलना की है। जैसे सर्दी में रजाई में सोना सुख की मात्रा को बढ़ा देता है, किंतु कर्म की मात्रा को घटा देता है। अतः यह उपयुक्त नहीं है। कि बेंथम ने कहा कि सुखों में गुण विषयक कर्म की अवहेलना की, कि सुख में हम सुख प्राप्ति के लिए इतने अधिक क्रियाशील हो जाएं कि उस सुख के लिए हम कर्म को भूल जाएं। कि कर्म इम्पोर्टेंट है, तो कर्म को भूलना कहीं भी उचित नहीं होता है। और इसीलिए हम ये सोच सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि जैसा एक सर्दी का मौसम चल रहा है, तो उदाहरण भी सर्दी का ही होना चाहिए कि सर्दी के मौसम में रजाई में घुसना बहुत ही सुखदायक होता है। कि जब कभी हमें सुख का अनुभव होता है रजाई में घुसकर, तो वो अनुभव बहुत बेहतर होता है। लेकिन हम कितने कर्महीन हो जाते हैं उस वक्त, इसकी परिकल्पना बेंथम ने नहीं की। कि हम काम नहीं करते, कर्म से पीछे हट जाते हैं और रजाई में सोकर ही अपने जीवन को गुजारना कहीं भी संभव नहीं है।